सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग बोल रहे थे कि मुझे लैंड ऑफ मिरेकल्स का सीजन 1 लेकर आना चाहिए, जो कि एक फुली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा। साथ ही साथ इसका सीजन 3 भी नेक्स्ट मंथ को आ जाएगा। तब तक मैं सीजन 1 को भी खत्म कर दूंगा। जो लोग सीजन 1 को देख चुके हैं उन्हें भी ये एक्सप्लेनेशन जरूर से देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसमें काफी सारे न्यू एलिमेंट्स को भी ऐड किया हुआ है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चले बढ़ते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2501 से, जहाँ पर हमें इस अनंत ब्रह्मांड के एक अलग ही यूनिवर्स को दिखाया जाता है, जिसके फेरी कॉन्टिनेंट के बारे में हमें एक नरेटिंग वॉइस के द्वारा ये बताया जाता है कि जब इस ग्रह के ऊपर आइस एज का वक्त शुरू हो गया था, तब इंसानों को अपना जीवन बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उन लोगों को मॉन्स्टर्स और स्पिरिट के द्वारा गुलाम बना लिया गया था, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बद से बदतर हो गई थी। लेकिन कुछ समय के बाद फिर इस ग्रह के ऊपर एक ऐसी घटना घटने वाली थी, जो कि यूं समझ लो कि ये इस ग्रह के लिए एक प्रलय है, क्योंकि इस ग्रह की तरफ एक ऐसा एस्ट्रॉइड बढ़ रहा था जिसके ऊपर डीमंस और ऑर्क्स भरे पड़े थे, जो कि आ रहे हैं इस ग्रह के फेरी कॉन्टिनेंट को तबाह करने के लिए। लेकिन अपने ग्रह को बचाने के लिए मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स के मास्टर्स ने सारी प्रजातियों को यह सुझाव दिया कि उन्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर लेना चाहिए, जिनको असल में कहते हैं 7 डिवाइन बीट्स, ताकि वो लोग उस खतरे से अपने प्लेनेट को बचा सकें जो कि उस एस्ट्रॉइड से हो सकता था। इसीलिए जब इंसानों के पास में और कोई भी उम्मीद नहीं बचती, तो वो लोग 7 डिवाइन बीट्स को अपनी आखिरी उम्मीद मान लेते हैं। इसके बाद फिर सभी प्रजातियों ने मिलकर अपनी अपनी ऊर्जा से रिफाइन किया 7 डिवाइन बीट्स को। लेकिन 7 डिवाइन बीट्स की पावर उस एस्ट्रॉइड को फेरी कॉन्टिनेंट से टकराने से ना रोक सकी, जिसकी वजह से फिर फेरी कॉन्टिनेंट कई हिस्सों में टूटकर अलग हो गया। उसके टूटने की वजह से पूरे 6 डोमेन्स और 7 ओशियंस का निर्माण हुआ, और इन्हीं 7 महासागरों और 6 डोमेन्स को कहा जाता है द लैंड ऑफ मिरेकल्स। इसके बाद अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें मैजिक डोमेन के सिटी ऑफ विजडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम विजडम टेम्पल के सामने खड़े हुए कई सारे बच्चों को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण लेने के लिए आए हुए थे। और उन्हीं बच्चों के बीच में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है डेव, जिसे उसके मास्टर के द्वारा बुलाया जाता है और उससे कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी बारी आ चुकी है और तुम्हें जाकर खुद का परीक्षण कर लेना चाहिए। और ये असल में होते हैं विजडम सिटी के मास्टर। तभी वो डेव से कहते हैं कि सैक्रेड बुक के सामने जाकर उसकी दिव्य रोशनी में खुद को स्नान कराओ, तब जाकर तुम्हें अपने इस मानव जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य पता चल जाएगा। तो डेव सैक्रेड बुक की ग्लोरी के सामने पहुंच जाता है, और जैसे ही डेव के ऊपर वो दिव्य रोशनी पड़ने लगती है, वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मुझे पावर कोड को प्रदान करो, क्योंकि डेव ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसको ऑर्डर कोड मिले। और यूं समझ लो कि सैक्रेड बुक ने उसकी इच्छा को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि अगले ही पल हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पावर ब्लास्ट देखने को मिलता है, जिससे कि सभी बच्चे गिरकर दूर हट जाते हैं। और विजडम सिटी के मास्टर इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चा तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा आगे निकल गया, क्योंकि डेव की किस्मत में लिखा होता है लॉ इन्फोर्सर। विजडम मास्टर खुश होते हुए कहते हैं कि अब हमारे सिटी में एक और लॉ इन्फोर्सर का जन्म हो गया। वो ये अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि अब से बुक ऑफ प्रोफेसी की जिम्मेदारी हमारा डेव संभालेगा। इसके बाद फिर मैं अगले ही सीन में थंडर सिटी के अवेकनिंग ओशियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ में उसी ओशियन में मजे करते हुए जा रहा था, और वो तीनों ही उस समंदर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। और इस बच्चे का असल में हमें नाम बताया जाता है माइक, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शरारती और एक चंचल बच्चा है। उसके पेरेंट्स उसे यहाँ पर उसके एलिमेंट की पहचान को कराने के लिए लेकर आए हैं। माइक अपने पेरेंट्स से कहने लगता है कि क्या ये वही एलिमेंटल सी है जिसे हमारी रॉयल फैमिली का फ्रीडम लैंड में बताया जाता है। तो माइक के डैड उसको बताते हैं कि हमारे इस ब्लू डोमेन में पूरे 376 तरीके के एलिमेंटल सी पाए जाते हैं, लेकिन जो एलिमेंटल सी तुम्हें अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा है वो सबसे ज्यादा बड़ा एलिमेंटल सी है। तो माइक से कहते हैं कि मेरी इस बात को याद रखना कि हम लोग एलिमेंटल पावर का यूज केवल इसलिए ही नहीं करते हम लोग रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने फ्रीडम लैंड के लोगों की रक्षा करें और उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दें। तभी माइक समंदर में तैर रही एलिमेंटल फिशेस को देखते हुए कहता है, डैड मुझे बताइए क्या हम लोग इन मछलियों को खा सकते हैं? जिस बात से उसके डैड को एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है और उसकी माँ भी हंसने लगती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम हमेशा खाने की बातें करते हो अपनी माँ के जैसे, जिससे कि माइक की माँ थोड़ी सी भड़क जाती है। जिसके बाद फिर माइक के डैड उसको समझाते हैं कि ये कोई साधारण मछलियाँ नहीं है, इन सारी मछलियों के अंदर किसी न किसी तरीके का एक एलिमेंट तो पाया ही जाता है, और हम लोग यही देखना चाहते हैं कि आखिर वो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसने हमारे बेटे की जिंदगी में आने का डिसाइड किया हुआ है। और तुम्हारे रॉयल फैमिली में होने की वजह से तुम्हें एक अच्छा एलिमेंट ही मिलेगा, जैसे कि तुम्हारी माँ को मिला है एनिमो और मुझे मिला है इलेक्ट्रो, जिससे कि हम दोनों ही अलग अलग एलिमेंट के पावर को यूज कर पाते हैं। तो फिर माइक क्यूरियस होते हुए कहने लगता है कि अच्छा मुझे बताइए कि अब मुझे क्या करना होगा। तो उसकी
माँ कहती है कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ और वो उसको लात देकर पानी में धकेल देती है। तो माइक के डैड क्वीन से कहते हैं कि क्या सच में वो तुम्हारा ही बेटा है? तो क्वीन कहने लगती है कि मैंने केवल उसको बात लेने के लिए ही धकेला है और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी एक एक मेरे बेटे को एक जीनियस बना ही देगी। तभी उन लोगों को विजडम सिटी में से काफी तेज रोशनी निकलते हुए दिखाई देती है। तो वो लोग कहने लगते हैं कि जरूर मैजिक डोमेन को एक इनक्रेडिबल जीनियस मिला होगा। तो फिर क्वीन कहने लगती है कि लेकिन मेरा बेटा उससे भी ज्यादा बेहतर बन के दिखाएगा। किंग इस बारे में कहने लगते हैं कि पता नहीं मेरे बेटे को आखिर कौन सा एलिमेंट मिलेगा। लेकिन अब माइक को पानी में गए हुए काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन दोनों की टेंशन बढ़ जाती है कि आखिर माइक को ऐसा क्या हुआ जो कि अभी तक वो एलिमेंटल सी से बाहर नहीं आया। और वैसे भी एलिमेंटल सी में तो कोई डूब कर मर ही नहीं सकता। इसीलिए वो लोग काफी जोरों से माइक को चिल्लाने लगते हैं। क्वीन काफी जोरों के साथ में चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। आखिर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं जब मैं उसको धक्का दे रही थी? और फिर तभी हमें समंदर के अंदर काफी सारी एलिमेंटल फिजिक्स को दिखाया जाता है। साथ ही साथ अब आसमान में भी बादल घिर आते हैं। वो लोग इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी एलिमेंटल शी में से एक बहुत ही बड़ा चक्रवात निकलता है, जिसमें हजारों की तादाद में फिशेस बाहर आ रही थी। और उन्हीं सारी के सारी फिशेस के बीच में मौजूद होता है माइक, जिसे ये समझ में तो नहीं आता कि ये आखिर हो क्या रहा है। लेकिन वो एलिमेंटल शी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि ये चीज उसको बहुत ही ज्यादा पसंद आई। वो लोग काउंट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे को पूरे 4 तरीके के एलिमेंट्स मिल चुके हैं। जिसके बाद फिर धीरे धीरे करके सारे एलिमेंट्स उसकी बॉडी में जाने लगते हैं, जिससे कि माइक की ताकत बचपन में ही बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्वीन कहती है कि इसे तो हमारे फ्रीडम लैंड ने ही चुना है और उसके पास में अब ऐसी एबिलिटी आ चुकी है जिसकी मदद से वो टोटल 4 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन तभी अचानक से ही माइक पानी के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी में एक और एलिमेंट भी एंटर कर जाता है। इसके बाद अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि माइक अब काफी बड़ा हो चुका है, जिसको सभी लोग कहते हैं थंडर सिटी का यंग मास्टर। और वो अपने लुक्स की वजह से गर्ल्स के बीच में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो चुका था। उसको छोटी मोटी हल्की बड़ी सारी की सारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा पसंद करती हैं। और वो अपनी सिटी के एरिना में मौजूद होता है जहाँ पर फाइट चल रही थी। तभी एक बंदा उसके पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन माइक उसको आसानी के साथ में डॉज कर रहा था। उस बंदे का कोई भी अटैक माइक को टच भी नहीं कर पाता। यहाँ तक कि माइक अपनी पावर्स की मदद से उस बंदे को उठाकर फेंक देता है, जिससे कि अब ये फाइट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी थी। तभी माइक उस बंदे के ऊपर यूज करता है अपने थंडर एलिमेंट को, लेकिन वो बंदा भी काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे कि ये फाइट और भी ज्यादा आइकॉनिक होने लगती है। ये माइक अपना एक इलेक्ट्रिक अटैक उस बंदे के ऊपर कर देता है, जिससे कि माइक को पसंद करने वाली गर्ल्स उसको और भी ज्यादा चीयर करने लगती हैं। जिस बात से अब ये बंदा बहुत ही ज्यादा भड़क चुका था और वो कहने लगता है अब मैं तुम्हें रोकने के लिए यूज करूंगा अपनी वज्रा टेक्निक को, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक था। वो कहता है कि इस बार तो मैं ही चैंपियन बनूंगा। तो फिर माइक भी इस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है और माइक की थंडर ब्रेक टेक्निक को यूज करने की वजह से वो उस वज्रा टेक्निक को टुकड़ों में तोड़कर अलग कर देता है, जिससे कि यहाँ की ये एनर्जी चारों तरफ ही फैल चुकी थी। और फाइनली इस फाइट का विजेता बन जाता है माइक। की लड़कियां और भी जोरों के साथ में चिल्लाने लगती हैं। तभी माइक उस लड़के के पास में जाकर कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो वो लड़का कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम 5th लेवल वाले बंदे हो तो मैं कभी भी तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आता। तभी माइक को एक बैल के बजने की आवाज आती है, जिसका मतलब ये था उसके डैड उसको ढूंढ रहे हैं। इसीलिए माइक बिना विजेता बने ही गिव अप कर देता है। जो बात किसी को भी समझ में नहीं आती कि इस लड़के ने आखिर ऐसा किया क्यों। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही अपने एनर्जी विंग्स को लगाकर यहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि इस जीत को मैं तुम्हारे लिए छोड़कर जा रहा हूँ। वो बंदा कहता है कि ऐसे ही लोगों को कहते हैं सो कॉल्ड जीनियस। इसीलिए वो रोते हुए कहने लगता है कि मैं अपनी माँ के पास में जाकर कह दूंगा कि प्रिंस ने मुझे बुली किया। इसके बाद हम माइक को देखते हैं जो कि उड़ते हुए सीधा पहुंच जाते हैं अपने पैलेस के पास में। लेकिन सबसे पहले वो वहीं पर रुककर इस बारे में कहने लगता है कि मेरी पॉपुलैरिटी ही मेरी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। वो कहता है कि बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन ये फाइट मुझे कुछ ज्यादा ही बोरिंग लगी। चलो अब चलकर देखते हैं कि आखिर मेरे डैड मुझसे चाहते क्या है। इसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ से अपने फादर की तरफ चला जाता है और फिर अगले ही सीन में हमें मैजिक डोमेन के गवर्नर ऑफिस को देखते हैं, जहाँ पर हमें अंदर जाते हुए दिखाया जाता है डेव को। और वो भी पहले से काफी बड़ा हो चुका था और वो गवर्नर के पास में जाकर सबसे पहले उनको प्रणाम करता है। तो वो उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब दूसरे लोग मेरे पास में ना हो तब तो मुझे गॉड फादर बुलाए करना। डेव कहता है कि ठीक है गॉड फादर। गॉड फादर डेव को बताते हैं कि तुमने 7 डिवाइन बीट्स के बारे में तो सुना ही होगा। यही सेम बात माइक के फादर उसको बता रहे थे। तो माइक उनसे कहता है कि सच में 7 डिवाइन बीट्स एग्जिस्ट भी करते हैं। तो वो बताते हैं कि हाँ बिल्कुल ये एग्जिस्ट करते हैं। पुराने समय में हमारे पूर्वजों ने बुक ऑफ प्रोफेसी की मदद से इस धरती पर आने वाले प्रलय के बारे में पता लगा लिया था, जिसकी वजह से फिर मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स के मास्टर्स एक साथ यूनाइट हो गए ताकि वो लोग अपने फेरी कॉन्टिनेंट
कॉन्टिनेंट को बचा सके और वो लोग ऐसे आर्टिफैक्ट्स का निर्माण कर सके जो कि इस धरती को बचाने के काबिल हो। ऐसे ट्रीजर्स जिनको खुद गॉड के द्वारा ही पावर्स दी जाए, जिसको मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक कलरफुल लोटस फायर को यूज किया, जिसके बाद फिर उसके अंदर 12 मॉन्स्टर्स और 12 हेवनली स्पिरिट्स के खून को मिलाया गया, जिससे कि फिर फाइनली उन सभी ने मिलकर निर्माण कर लिया 7 डिवाइन बीट्स का। फिर माइक कहने लगता है कि आखिर फिर उसके बाद क्या हुआ, जिसके बारे में डेव भी अपने गॉड फादर से जानना चाहता था। तो गॉड फादर बताते हैं कि उसके बाद फिर आया वो प्रलय, लेकिन 7 डिवाइन बीट्स केवल उसकी स्पीड को थोड़ा सा ही स्लो कर पाए और अंत में वो डेमोनिक एस्ट्रॉइड सीधा जा टकराया फेरी कॉन्टिनेंट से, जिसकी वजह से फिर हमारी ये धरती यानी कि फेरी कॉन्टिनेंट सारे टुकड़ों में बिखरने लगी। हमने जिस मकसद से 7 डिवाइन बीट्स को बनाया था वो तो पूरा हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से फिर 7 डिवाइन बीट्स गायब हो गए। लेकिन हम इंसानों को ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, हम लोग 7 डिवाइन बीट्स को ढूंढकर उनकी पावर का इस्तेमाल कर सके। तो डेव अपने गॉड फादर से कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि आखिर इन सारी चीजों का मुझसे क्या लेना देना। माइक भी अपने फादर से कह देता है कि मैं इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो माइक के फादर इसको समझाते हैं कि 7 डिवाइन बीट्स बहुत ही लेजेंडरी आर्टिफैक्ट है। तुम्हें ये जानना जरूरी है कि केवल हम लोग ही नहीं बल्कि मैजिक डोमेन वाले भी अपने किसी जीनियस को 7 डिवाइन बीट्स की खोज के लिए जरूर से भेजेंगे। तो माइक कहता है कि आखिर मेरा इससे क्या लेना देना। गॉडफादर डेव को समझाते हैं कि बिल्कुल इससे तुम्हारा लेना देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम पीएलएस बीड को हमारी सिटी ऑफ विजडम में वापस लेकर आ जाओ। ये जरूरी तो है, लेकिन हम वहाँ पर केवल एक ही इंसान को भेज सकते हैं जिसका कल्टीवेशन लेवल कम से कम 6 लेवल पर तो होना ही चाहिए, और मेरी नजर में इस काम को पूरा करने के लिए तुम सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो। तो डेव गॉडफादर से कहता है कि इस पीएलएस बीड में ऐसा क्या स्पेशल है। तो गॉडफादर बताते हैं कि 7 डिवाइन बीड्स में पीएलएस बीड अपनी एक अलग ही जगह बनाता है। मैं उसको लेने के लिए तुम्हारे साथ में टोटल 500 सोर्सरर्स को भी भेजूंगा, लेकिन पीएलएस बीड के आइलैंड पर तुम ही अकेले जाओगे, और अगर तुम पीएलएस बीड को ढूंढ लेते हो तो ओरेकल की नजर सीधी पड़ेगी तुम्हारे ऊपर, और अगर ऐसा सच में हो जाता है तो यूँ समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। तो डेव कहता है कि गॉडफादर आप चिंता मत कीजिए, मैं पीएलएस बीड को जरूर से वापस लेकर आऊंगा। लेकिन माइक तो उन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। उसके फादर कहते हैं कि क्या तुमने कुछ सुना भी है जो कि मैंने तुमसे कहा। तो माइक कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पर जाना ही नहीं चाहता। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम आखिर मेरी बात क्यों नहीं मानते, तुम्हें अपने पिता के आदेश को तो मानना ही चाहिए। तो माइक कहता है कि आदेश उनके लिए होते हैं जो कि ऑर्डर लैंड वाले हैं, लेकिन मैं तो फ्रीडम लैंड से हूँ, तो मैं आदेश क्यों मानूं। माइक के फादर उसको खींचते हुए कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हें मेरी ये बात तो माननी ही होगी, क्योंकि तुम इसके लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो। सोचो अगर तुम्हारे होते हुए उस पावर को कोई और ले गया तो ये तुम्हारे लिए कितनी बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी। माइक कहता है कि मैं तो केवल अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जा रहा। तो उसके फादर कहते हैं कि क्या सच में तुम वहाँ पर नहीं जा रहे हो। तो माइक कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं नहीं जाने वाला। तो माइक के फादर कहते हैं कि कल तुम्हारी माँ बोल रही थी कि अब तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट को अरेंज करना चाहिए, जल्दी से तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। लेकिन मैंने तो उस वक्त कह दिया था कि अभी तो वो बच्चा है, वो अभी थोड़ी सी और फ्रीडम वाली लाइफ को जीना चाहता है, लेकिन अब क्योंकि तुम अपनी मर्जी के मालिक हो चुके हो, मेरे हिसाब से उन्होंने एकदम सही कहा था। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा ही बेटा कभी इस तरीके से मुझे पीठ दिखाकर चला जाएगा। मुझे मेरी दरिया दिली का ऐसा नतीजा देखने को मिलेगा, वो भी मेरे बेटे के द्वारा, इसीलिए मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। और इतना सुनते ही माइक अपने फादर के पास में आकर उसे कहने लगता है कि आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, आप चाहते हो मैं वहाँ पर जाऊँ तो मैं जरूर से जाऊंगा, और मैं वादा करता हूँ कि मैं पीएलएस बीड को भी वापस से लेकर आऊंगा। उसके डैड कहते हैं कि ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, मैं जानता था कि मेरा बेटा कभी भी मुझे मना नहीं करेगा, और चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हारी मॉम को मना लूंगा कि वो भी किसी ब्लाइंड डेट को तुम्हारे लिए अरेंज ना करें। माइक कहता है कि आप सच में बहुत अच्छे हो डैड। उसके डैड कहते हैं कि फ्रीडम का बिना किसी वादे के तो कोई मतलब ही नहीं होता, इसीलिए अब क्योंकि तुम मुझसे ये वादा कर चुके हो, इसीलिए तुम पीएलएस बीड को लाने में अपनी पूरी कोशिश करोगे। और मेरी इस बात को याद रखना कि पीएलएस बीड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं अलाउ करता हूँ कि तुम अपने सभी एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सको। जिस बात को सुनकर माइक तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे उछलने लगता है। उसके फादर कहते हैं कि ये बिल्कुल अपनी मदर पे गया है। तभी उनको माइक के मदर की आवाज आने लगती है। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है माइक को, जो कि समंदर में आराम से एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था, जहाँ पर वो एक डॉल्फिन के ऊपर बैठा हुआ मस्ती करते हुए आगे जा रहा था। वो काफी तेजी के साथ में उस आइलैंड के ऊपर पहुंचने वाला होता है, और फिर तभी हमें उसी तरफ आते हुए दिखाया जाता है डेव को, जहाँ पर उसकी नजर पड़ जाती है माइक के ऊपर। कोई एक अनजाना बंदा बढ़ रहा है उसकी मंजिल की तरफ। वो जैसे ही उसकी बोट से टकराने वाला होता है, वो तुरंत ही अपनी डॉल्फिन को दूसरी तरफ मोड़ देता है। डेव पहली नजर में ही माइक को देखकर समझ जाता है कि ये तो एक नंबर का बेवकूफ है, क्योंकि तभी माइक पानी में से निकलकर कहने लगता है कि
आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर मेरे रास्ते के बीच में क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे जरा ठीक से तुम्हें एक बार देख लेने दो। वो काफी देर तक डेव को घूरते रहता है और उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर मैजिक डोमेन से आए हो। डेव उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर ब्लू डोमेन से आए हो। माइक कहता है कि हाँ, मेरा नाम है माइक और अब तुम्हें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि पीएलएस बीट को तो मैं ही लेकर जाऊंगा। तो डेव तुरंत ही माइक को अपनी 5th लेवल की पावर दिखाता है, इससे कि माइक उस डॉल्फिन से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो और वो उसी समंदर के पानी के ऊपर अपना एक फाउंटेन बना लेता है। इसके बाद फिर डेव तुरंत ही यूज करता है अपनी डिवाइन स्टैचू पावर को और माइक से कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। माइक उससे कहता है कि तुम ये 7 लेयर डिवाइन स्टैचू को दिखाकर मुझे डराना चाहते हो, लेकिन डेव के साथ में उसके 500 सिपाहियों की सेना भी आ रही थी और वो उन सभी लोगों को तैयार कर लेता है माइक के ऊपर हमला करने के लिए, जो कि एक साथ ही डिवाइन स्टैचू के पावर को बढ़ाकर माइक के ऊपर अपना अटैक कर देते हैं। तो माइक उस अटैक से खुद को बचाकर अपने फायर एलिमेंट को यूज करता है, लेकिन डेव अपनी विजडम शील्ड की मदद से खुद को बचा लेता है। वो कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये लड़का 3 तरीके के एलिमेंट्स को यूज कर सकता है। माइक चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम सैकड़ों लोगों की मदद से मुझसे फाइट कर रहे हो तो तुम्हें खुद को जीनियस कहने का कोई भी हक नहीं है। तो डेव कहने लगता है कि सेना को कमांड करना ये भी एक जीनियस की ही निशानी होती है, इसीलिए मैं किसी भी तरीके से पीएलएस बीट को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। और अब वो अपने सैकड़ों अटैक्स को सीधा कर देता है माइक के ऊपर, जिनसे माइक खुद को अपनी विंड पावर की मदद से बचा रहा था, लेकिन तभी उनमें से एक अटैक हो जाता है माइक के ऊपर, जिससे कि फिर वो सीधा चला जाता है समंदर के अंदर। और इस बार अब वो सीधा दौड़ते हुए अपने थंडर एनर्जी को यूज करता है और अपने ऊपर होने वाले अटैक्स को विंड पावर से रोक रहा था। और उन दोनों के पावर्स के टकराने की वजह से माइक दोबारा से पानी में आ जाता है, जिसके ऊपर डेव ने अपने सारे अटैक्स को अप्लाई कर दिया था, जिनको माइक अपने एक शील्ड की मदद से रोके हुए होता है। फिर वो अपने इलेक्ट्रो बॉडी की मदद से खुद को एक आइलैंड पर लेकर आ जाता है और वो डेव को गालियां देते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, खुद सैकड़ों लोगों की मदद लेकर एक बंदे के साथ में फाइट करते हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर कौन हो। तो डेव उसे बताता है कि मैं हूँ मैजिक डोमेन से डेव। तो माइक कहता है कि अच्छा नाम है, लेकिन ज्यादा खुश मत होना। तो डेव भी उससे कह देता है कि तुम एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस चुके हो और उन दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो पीएलएस बीट को तो लेकर ही जाएंगे। तभी हमें समंदर में आते हुए एक और जहाज को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई होती है और वो अपने साथी के साथ में यहाँ पर आई थी। कहती है कि इन बच्चों को आपस में लड़ने दो, क्योंकि पीएलएस बीट को तो मैं ही यहाँ से लेकर जाऊंगी। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये लॉन्ग एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।